और आइए अब बात ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम छत्तीसगढ़ में रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे और 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये लगभग 1200 KTPA एथेनॉल और प्रोपलीन का उत्पादन करेगी, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसी विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इस व्यापक परियोजना से रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और पेट्रोलियम क्षेत्र में छोटे उद्यमों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र में 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें इंदौर में 2 IT पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। उधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के देश भर में संपर्क में सुधार से रायगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण 1, इसमें चंपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन होगी। वहीं पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को NTPC लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली MGR प्रणाली शामिल है। रेल परियोजनाएं क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ साथ माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति देंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपए की लागत से दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण किया जाएगा। तो कल का दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। वहीं भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आज राज्यों के भाजपा अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल तौर पर होने वाली इस बैठक में सेवा पखवाड़ा के लिए पार्टी के राज्य स्तर पर हो रही तैयारियों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में इस दौरान जनता को जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सेवा के कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़े में रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। इसी दौरान मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो वहीं दिल्ली में ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक बैठक दिल्ली में होगी। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनने के आसार हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हैं। लेकिन आज की केंद्रीय समिति की बैठक से पहले दिल्ली में काफी हलचल हो चुकी है। कल ही अमित शाह के आवास पर JP नड्डा की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ भाजपा की कोर कमेटी के तमाम नेता इकट्ठा हुए और चुनाव पर मंथन हुआ। इससे पहले अभी सोमवार को दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसमें JP नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष मौजूद थे। लिहाजा ये भी हो सकता है कि आज बैठक में मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी जाए। इससे पहले पिछले महीने बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। और आइए अब नजर डालते हैं
कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। तमिलनाडु भाजपा के राज्य सह प्रभारी पी सुधाकर रेड्डी और राज्य उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में पी सुधाकर रेड्डी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पर जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी प्रश्न उठाए। साथ ही तमिलनाडु की जनता राज्य में भी पीएम मोदी की ही सरकार चाहती है, ऐसा भी कहा। माटी मेरा देश also remembering the great sacrifices of our freedom fighters and whoever lost their life, the border security forces and others who laid their valuable lives for the sake of this great Bharat. That is the idea of our honorable beloved Prime Minister, global leader, Sri Narendra Modi ji. The ruling DMK leaders, including the Chief Minister, his son and other ministers, with the Congress leaders' endorsement, they have created, everybody knows what narrative they have created. तमिलनाडु भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने प्रेस वार्ता में कहा कि अन्नामलाई का वीडियो जनता के सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जहां एक ओर पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, वहीं डीएमके और कांग्रेस नफरत की राजनीति में जनता का अहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश यात्रा के माध्यम से सरकार के कामों और डीएम के भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाया जाएगा। The implementing agency of central government schemes are the state governments. So we have seen rampant corruption so far in the last 2.5 years of DMK rule. Now this Padayatra also explains how DMK is a corrupt government in the last 2.5 years, making corruption in the central government schemes also when the state government is implementing. That we have been making it, and then we reach out to the public, we reach out to the people of Tamil Nadu for Meendum Vendum Modi. We again want Modi as the Prime Minister. So people are giving a huge welcome, wonderful welcome. They are receiving our state president, Mr. Annamalai, thinking that Mr. Sri Narendra Modi has come to Tamil Nadu. तो भाई दूसरी तरफ तमिलनाडु में सनातन धर्म को लेकर सत्ताधारी डीएमके के नेताओं का विवादित बयान देने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में अब डीएमके नेता ए राजा का नया बयान सामने आया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस साल अप्रैल से एक वेबिनार की 28 सेकंड की क्लिप साझा की है, जिसमें डीएमके नेता ए राजा हिंदू धर्म को खतरा बता रहे हैं। क्लिप में ए राजा को हिंदू धर्म को वैश्विक स्तर पर खतरा बताते हुए सुना जा सकता है। क्लिप में ए राजा कह रहे हैं कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय भी हिंदू धर्म के नाम पर जाति का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्म न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। राजा के विचारों पर आपत्ति जताते हुए अन्नामलाई ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि डीएमके सांसद ए राजा हिंदू धर्म को भारत और दुनिया के लिए खतरा कहते हैं। डीएमके तमिलनाडु में जाति विभाजन और नफरत पैदा करने का प्रमुख कारण है और जो गड़बड़ियां उन्होंने पैदा की हैं उसके लिए उनमें सनातन धर्म पर दोष मढ़ने का दुस्साहस भी है। ये क्लिप ट्रांसेंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया टू अमेरिका शीर्षक वाले वेबिनार से है। कार्यक्रम में राजा के अलावा सिएटल सिटी काउंसिल की सदस्य और जाति के खिलाफ सिएटल अध्यादेश की लेखिका क्षमा सावंत, प्रोफेसर दिलीप मंडल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने वाले जाति विरोधी कार्यकर्ता राघव कौशी शामिल थे। कांग्रेस और डीएमके नेताओं के लगातार सनातन पर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर तमिलनाडु भाजपा ने राज्य सह प्रभारी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि पूरी दुनिया में सनातन का सम्मान किया जाता है। ऐसे में लगातार जनभावनाओं से कांग्रेस और डीएमके नेताओं के अपमानजनक बयान का जवाब देश की जनता उन्हें चुनाव में देगी। The eternal thing. They intentionally to divert this attention of the growing popularity under the dynamic leadership of Narendra Modi ji, but already knows the people of the country, their mindset what is exactly,
Why the Congress party is silent? Why they are not condemning it to the tooth and nail? While they are hurting the sentiments of the people on belief across the globe, wherever. Now, how nasty words used by Panmudi, how they are commenting A. Raja recent statement. तेलंगाना में भाजपा की नेता रचना रेड्डी ने कहा कि ए राजा के इस बयान को अस्वीकार बताते हुए विपक्षी गठबंधन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाए। Owing to I.N.D.I.A not taking absolutely any action against their notorious allies, the DMK, A. Raja has the audacity now to say that Hinduism and allegedly casteism is what is being propagated by Hindus all across the world, and that they are apparently spreading this disease, according to him, all across the world. Rahul Gandhi has the audacity to run away to Brussels and then once again castigate Indians, Hindus, by stating that Hinduism is not what the Bharatiya Janata Party preaches. What do you know of Hinduism, Mr. Rahul Gandhi? I mean, you are barely a Hindu. You are so scared that you allow yourself to be blackmailed by a corrupt AAP. You allow yourself to be blackmailed by an absolutely nonsensical and a completely corrupt dynast party such as the DMK. सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ताजा मामले पर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी डीएमके और विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथ लिया है। सुशील मोदी ने कहा कि डीएमके की पूरी राजनीति ही जाति पर आधारित है, जबकि विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस की ओर से अब तक डीएमके नेताओं की ओर से दिए गए बयान का खंडन तक नहीं किया गया है। मैं कह रहा हूँ कि डीएमके के तमाम नेता, ए राजा, स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उनका एक मंत्री, ये लगातार बयान दे रही, क्या दर्शाता है। और ए राजा ने तो कहा कि पूरे दुनिया के लिए घातक है, भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए घातक है। तो जिनकी पूरी राजनीति जाति पर आधारित है, डीएमके की पूरी राजनीति जाति पर आधारित है। एक ओर कहते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए और दूसरी ओर कहते हैं कि हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव है, इसलिए हिंदू धर्म खराब है। तो इसलिए डीएमके ने जो स्टैंड लिया है उसका आज तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उसका खंडन नहीं किया। और खबरों में आगे, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को तलब किया। वे पूछताछ के लिए ईडी के कोलकाता स्थित दफ्तर पहुंचे, जहां अधिकारी उनसे मामले से जुड़े सवाल पूछेंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में कथित रोजगार घोटाले के सिलसिले में ईडी ने बनर्जी को पेशी के लिए समन जारी किया है। इससे पहले टीएमसी सांसद ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक पूरक हलफनामा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि जब प्रवर्तन निदेशालय के पहले के समन को चुनौती देने वाला उनका पुनर्निरीक्षण आवेदन लंबित है, तो एजेंसी का नया समन कानूनी रूप से वैध नहीं है। कोलकाता से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी सहयोगी प्रसेनजीत, ये दलील क्या कोर्ट में टिक सकती है, जिस तरह की बात अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये इशारा कर दिया गया है कि ईडी जो है वो अपने कार्रवाई जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई है। और ईडी की तरफ से भी बताया गया है कि अगर गिरफ्तार करना है तो इसके लिए सामन करना, इसके लिए पूरा तामझाम करना कोई जरूरी नहीं है। अगर ईडी की जो वकील है उनका कहना है कि अगर ईडी को लगे कि किसी जगह पर पहुंचकर किसी को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार वो कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें दो बातें मैं कह दूं। देखिए, एक तो है कि इन्होंने अभिषेक बनर्जी ने एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश में है, क्योंकि आज ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, जैसे इस बुलेटिन में भी आप लोग बता रहे थे। तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर है अभिषेक बनर्जी, और वो बार बार एक हैंडल से ये बताने की कोशिश में है कि
इस तरह से जो पश्चिम बंगाल से जो अपोजिशन अलायंस की जो आवाज उठाने वाले थे, इसको दबाने के लिए इस तरह की ये सब सिंपैथी को गेन करने की स्थिति में है। लेकिन अगर बाकी लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि आप देखिए कि ऐसे एक कोऑर्डिनेटर है अपोजिशन अलायंस में, जिनको अभी बार बार इस तरह से ईडी का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग घोटाले पर। आज सिर्फ ये जो शिक्षक घोटाला है ये नहीं है, इसके साथ उनका जो अपना कंपनी है, जिसके बारे में कई सालों तक हम लोग यहाँ पे खबर बना रहे थे कि लिप्स एंड बाउंड्स, उसकी जो लेन देन है उसके ऊपर भी पूछताछ होनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि प्रसेनजीत का कहना है कि अभिषेक बैनर्जी एक कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उन्हें सिंपैथी मिलेगी विपक्षी गठबंधन को लेकर, जो एक तरह से उनका कहना है कि वो एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तमाम दलीलें अब काम नहीं करेंगी। विपक्षी दलों के गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बुधवार को यानी कि आज पहली बैठक होगी। कमेटी के सभी 13 सदस्य नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर इकट्ठा होंगे और सीट बंटवारे और पीएम पद समेत तमाम मुद्दों पर मंथन करेंगे। 1 सितंबर को मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में 14 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की गई थी, जिसमें गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। बैठक से पहले ही सीपीआई-एम ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई-एम शामिल नहीं होंगे। जेडीयू से ललन सिंह की जगह संजय झा हिस्सा लेंगे। गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने सभी दलों के बीच समन्वय स्थापित कर गठबंधन के लिए संयोजक का नाम, सीट बंटवारे और प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरे पर मुहर लगाने जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। और आइए लिए चलते आपको अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इनमें अनेक मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें ये अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। ये पहला मौका है जब मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं आदि शामिल हैं। इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां व मंदिरों में लगने वाले स्तंभ भी नजर आ रहे हैं। खुदाई में मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिलहाल राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। मालूम हो कि जब मंदिर बनना शुरू हुआ था तब करीब 40 से 50 फीट की खुदाई की गई थी। मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान मिली ये वस्तुएं हिंदू पक्ष के पहले के दावे को और पुख्ता करती हैं। एएसआई के सर्वे में भी काफी सारी वस्तुएं मिली थी। मंदिर मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी इनका संज्ञान लिया था। राजस्थान में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध के सुर जारी हैं। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। भरत सिंह ने सीएम गहलोत पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ये बाल जो है ना, ये एक विरोध का प्रतीक है, क्योंकि मैं कहाँ तक बोलता हूँ। अब मेरा सिर जो है, मेरा चेहरा जो है, मेरे कटे हुए बाल, ये जहाँ तक मैं सांस लेता रहूँगा मेरे माथे पर इसी प्रकार के मुंडन रहेगा, ताकि जहाँ तक मैं जीवित हूँ ये मेरा मस्तिष्क पूरे प्रदेश को और ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाए कि भरत सिंह ने इसलिए केश कटाए थे कि वो जो गौरव के साथ कहता है हमने 17 नए ज़िले बना लिए, एक भूल को सुधार नहीं कर रखा। एक ज़िला कोटा का गांव जो गलती से 12 ज़िले में रह गया, उसको इसलिए कोटा ज़िले में नहीं मिलाना चाहते ताकि भाया जीवित रहे और भाया जो है अवैध खनन करता रहे। और राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के विधायक खुद अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इसमें राज्य में 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार के खिलाफ स्थानीय पेट्रोल पंप संचालक 13 सितंबर और 14 सितंबर से 2 दिवसीय हड़ताल पर है। यह हड़ताल डीजल की कीमतों में कमी की मांग को लेकर की जा रही है, क्योंकि अन्य राज्यों में वैट कम है जबकि राजस्थान में डीजल की कीमत अधिक है। हड़ताल का असर राज्य में देखने को मिल रहा है।
हड़ताल से पहले ही पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि उदयपुर में मंगलवार शाम से ही पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। पेट्रोल की कमी से बचने के लिए लोगों ने 2 दिवसीय हड़ताल से पहले ही अपने वाहनों में ईंधन भरवाया। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि हड़ताल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 2 दिन की हड़ताल है ये, और हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील कर रहे हैं कि डीजल की कीमत कम की जाए क्योंकि दूसरे राज्यों में वैट कम है। पूरे राजस्थान में आज पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। आम जनता अपने आप को परेशान महसूस कर रही है। राजस्थान में हर जगह प्रॉब्लम है। राजस्थान के कारोबार बंद है क्योंकि आदमी की गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, गाड़ी सब काम होंगे, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। अब यहाँ पे हम 100 के ऊपर 110-112 में भरवाते हैं। अगर यूपी निकल जाओ आप तो वही 90 रुपये के आसपास है, तो सर 15-20 रुपये महंगा है। बहुत समस्या आ रही है। मेरे तो 3 JCB मशीनें हैं, कंस्ट्रक्शन मेरी मशीनें तो अब खड़ी हो जाएंगी। पूरे दिन मुझे क्या लॉस होगा। मेरे 4-6 आदमी हैं, वो पूरे दिन बैठे रहेंगे। कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो हम ही जानते हैं। अभी तक वेट करते रहे साइट चालू होने का। अब जब साइट चालू हुई है, हम डीजल लेने के लिए आए हैं। देखो हमारा तरीकन है, अब हम खाली आता ताश ही लौट के जाना पड़ेगा। पर ऐसी सरकार ऐसे क्यों कर रही है? मतलब गरीबों का तो थोड़ा सोचे ना। इतना महंगा पेट्रोल भी डीजल करेगी तो सभी तो लोग परेशान होंगे ना, क्योंकि सब डलवाएंगे। कहाँ से डलवाएंगे? 110-120 लीटर यूपी में भी तो सस्ता है। यूपी की भी तो सरकार है अभी दमदार, हर पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह सबको सस्ता कर रखी है। अभी बंद कर रहे हैं। अगर मान लो कोई लंबे टूर से आने वाला है और अगर मान लो उसको डीजल पेट्रोल नहीं मिला तो यहाँ रोड पर थोड़ी ना सोएगा रात भर। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। ईडी ने आज कार्रवाई के दौरान 2 बैंक लॉकर से 9.5 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इसका मूल्य 5 करोड़ 86 लाख रुपए है। छापे के दौरान दलाल ओपी विश्वकर्मा के जयपुर के MI रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के एक लॉकर से 8 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ है। जबकि पूर्व RAS अधिकारी अमिताभ कौशिक के जयपुर के शास्त्री नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से करीब 1.5 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 2 लाख है। जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 1 सितंबर को 5 शहरों में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जयपुर, अलवर, नीमराना, बहरोड और शाहपुरा में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई में 2.32 करोड़ रुपए नगद, 1 किलो सोने की छड़ बरामद की गई थी। निपा वायरस फैलने के बाद केरल के कोझिकोड में हाई अलर्ट जारी है। अब तक 4 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 2 का इलाज चल रहा है। इनमें से एक 9 साल का लड़का है जिसकी हालत गंभीर है और वह जीवन रक्षक प्रणाली पर है। जिन मरीजों का इलाज चल रहा है वे मरीज के करीबी रिश्तेदार हैं। उधर मृतकों की संपर्क सूची में कुल 168 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 127 स्वास्थ्यकर्मी हैं। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने निपाह के सामने आए मामलों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बीच पुणे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक मोबाइल टीम सहित 3 केंद्रीय टीमें आज केरल का कोझिकोड का दौरा कर रही हैं, जो स्थिति का जायजा लेने और निपाह वायरस प्रबंधन में राज्य सरकार की सहायता करेंगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा के गठन के 47 साल बाद प्रदेश को एक नए औद्योगिक शहर की सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के नाम से नया औद्योगिक शहर झांसी ग्वालियर मार्ग बसाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। खास बात यह है कि बीड़ा का आकार नोएडा से भी बड़ा होगा। नोएडा का गठन 13,000 हेक्टेयर जमीन से किया गया था। बीड़ा का गठन करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन से किया जा रहा है। बीड़ा के लिए सरकार पहले चरण में 5,000 करोड़ रुपए की राशि देगी। इस फैसले से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा और बुनियादी विकास के साथ ही रोजगार सृजन होगा। औद्योगिक शहर झांसी ग्वालियर मार्ग पर बसाया जाएगा बीड़ा।
तमिलनाडु में रेत माफिया और ठेकेदारों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने की है छापेमारी, जिसके लिए पूरे तमिलनाडु में 30 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि चेन्नई, पुडुकोट्टई और डिंडीगुल में लोगों के परिसरों पर तलाशी जारी है। धन शोधन वितरण अधिनियम के तहत रेत माफिया और ठेकेदारों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं ये कदम। और उधर आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनके परिजनों और सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग की ओर से मध्य प्रदेश और मुंबई में कुछ जगहों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में तलाशी अभियान जारी है। रामपुर में कथित तौर पर जौहर अली ट्रस्ट की रकम और जौहर अली इंस्टीट्यूट के लिए ली गई जमीन से जुड़ी हेराफेरी के संबंध में आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे अब्दुल्ला खान और अन्य परिवारजनों की संपत्ति की जांच चल रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय के जांच दल ने भी आजम खान के ठिकानों पर इस मामले में छापेमारी की है। चौथी G20 सतत विकास कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक वाराणसी में हो रही है। चौथी और आखिरी बैठक में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर फोकस है। साथ ही G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप में सूचीबद्ध कार्यों के क्षेत्राधिकार, आयु और संबंधित हितधारकों द्वारा की गई प्रगति पर भी चर्चा की जा रही है। SFWG का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ाने में मदद करना है और ऐसा करते हुए सतत विकास के लिए पेरिस समझौते और 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत SFWG के लिए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र तैयार करना, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त सक्षम करना और सतत विकास की दिशा में वित्त पोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता निर्माण शामिल है। ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र स्थिरता पर भारत के फोकस और भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को दर्शाते हैं। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। पिछले 4 साल में 5.2 करोड़ औपचारिक नौकरियां पैदा हुई हैं। इनमें से 47% लोगों को पहली बार नौकरी मिली है। पिछले 4 साल के EPFO पेरोल डेटा के विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2023 तक कुल नए EPF सदस्यों की संख्या 4 करोड़ 86 लाख थी। इसी अवधि में नई पेंशन सिस्टम में 31 लाख नए सदस्य जुड़े थे। SBI की इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 44 लाख नए सदस्य EPFO से जुड़ चुके हैं। इनमें 19,20,000 पहली बार जुड़े हैं। ये रुझान पूरे वित्त वर्ष में रहता है तो 2023-24 में जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख पार पहुंच जाएगी, जो अब तक सर्वाधिक होगा। इनमें पहली बार जुड़ने वाले करीब 70-80 लाख होंगे। रिपोर्ट के अनुसार नौकरी पाने वाले कुल लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी 27% है। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और खेल की खबरों के लिए सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी सुचित्रा, क्या खबरें हैं आज खेल जगत से? जी ऋतु, हर तरफ चर्चा है भारत ने जो कल शानदार जीत दर्ज की श्रीलंका पर, तो सबसे पहले खबर एशिया कप से जुड़ी।
एशिया कप में कल सुपर 4 के एक लो स्कोरिंग मैच में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 49.1 ओवर में 213 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका की टीम 41.3 ओवर में 172 रन ही बना सकी। पहले पाकिस्तान फिर श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन चैंपियन बनने की ओर अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए हैं। एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट के फाइनल में भी प्रवेश कर गई। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपने सभी विकेट गंवाकर 49.1 ओवर में 213 रन का स्कोर बनाया था। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार अर्धशतकीय पारी देखने को मिली। वे 48 गेंद में 53 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा टीम की तरफ से दूसरा सर्वाधिक स्कोर केएल राहुल ने बनाया। उन्होंने 44 गेंद में 39 रन की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 33 रन बनाए। इनके अलावा भारत की तरफ से कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। इस मैच में श्रीलंकाई टीम के स्पिनर का कमाल देखने को मिला, जिन्होंने भारतीय टीम को 49.1 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट कर दिया। श्रीलंका की तरफ से 20 साल के युवा स्पिन गेंदबाज दुनिथा वेलालागे का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के विकेट चटकाए। वहीं भारत द्वारा दिए गए 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही। टीम को पहला झटका 7 के स्कोर पर प्रथम निशांका के रूप में लगा, जो जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इसके बाद 25 के स्कोर पर टीम ने अपना दूसरा विकेट कुशल मेंडिस के रूप में गंवा दिया। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका को तीसरा झटका दिमुथ करुणारत्ने के रूप में दिया। पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने के बाद श्रीलंका ने 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद श्रीलंका की टीम नियमित अंतराल पर विकेट खोती गई और 41.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव का शानदार खेल देखने को मिला। उन्होंने श्रीलंका के 4 विकेट झटके। वहीं जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सिराज और पांड्या को 1-1 विकेट मिला। श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ ही भारत ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब खिताबी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगी। ऐसे में अब क्रिकेट प्रेमियों की नजर पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मंगलवार को होने वाले मुकाबले पर टिकी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो एशिया कप में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। कल एक अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। बात करते बैडमिंटन की। भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी का बेहतरीन खेल देखने को मिला। रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे को 21-19, 21-19 के अंतर से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। यह चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और चीन की टीम भाग लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत मलेशिया और जापान के बीच होने वाले मैच से होगी, जबकि भारत का सामना पहले दिन ही थाईलैंड से होगा। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि रूस को अपने यहाँ बनी कारें इस्तेमाल करनी चाहिए।
should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand made in India. We have those vehicles available as well. And we should make use of it. साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रूस को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। ये कॉरिडोर रूस को लॉजिस्टिक विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अमेरिका इस समझौते में अंतिम समय में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। DD